हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 25। ठीक है। एमबी पब्लिकेशन, जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एसएससी के प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है एमबी पब्लिकेशन का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे लेसन्स को सोल्व कर चुके हैं। तो जो हमारा चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एमबी सॉल्यूशन, आप उसमें जाकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, एसएससी के द्वारा जो है अक्टूबर नवंबर से बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं। ठीक है, जैसे कि एसएससी सीजीएल का पीटी होना है, सीएचएसएल का सीजीएल का मेंस होना है। ठीक है, सीएचएसएल का पीटी होना है, सीपीओ का एग्जाम होना है। ठीक है, फिर जीडी कांस्टेबल अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसका एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, फिर आपका स्टेनोग्राफर होना है, फेज 8 का फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसका एग्जाम होना है। तो इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर लेसन्स को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं बेसिक के साथ डिटेल में। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो अभी ये है कि 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी एग्जाम्स के इंग्लिश क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करें। ठीक है, ताकि एक भी जो है क्वेश्चन हमें मिस ना हो, हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पर एग्जाम देने जाएं और अपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके आएँ। ठीक है, हर एक मार्क आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, 0.25 भी आपके मेरिट बनने में काम आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो या कहीं न समझ में आए या थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं सेट नंबर 25 से। ये हमारा अभी सेट चल रहा है 2016 का, फिर 2017 करेंगे, 2018, 2019 और फिर 2020। ठीक है, और एग्जाम के समय तक अगर और समय बच जाएगा तो हम लोग और भी प्रीवियस लेसन्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वो फर्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी या फिर निष्क्रिय। आलसी या फिर निष्क्रिय। ठीक है, अब हमारे पास देखिए चार ऑप्शंस हैं, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हम यहाँ पर हर एक ऑप्शन का अर्थ जानकर पता करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। तो देखिए राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। इंडोलेंट मतलब भी आलसी या फिर निष्क्रिय, लेजी मतलब भी आलसी। बाकी जो ऑप्शन है, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, एक्टिव यानी कि सक्रिय, हैप्पी यानी कि खुश, ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए अपोजिट मतलब कि विपरीतार्थक शब्द यानी कि एंटोनिम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब क्या होता है, ठीठ, असभ्य। ठीक है, ढीठ या फिर असभ्य। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस को यहाँ पर जानेंगे और इसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका है स्क्रूपलस, इसका मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, सच्चा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है इमोलिएंट। ठीक है, इमोलिएंट मतलब होता है शांत करने वाला, मतलब कि कोई अगर लड़ाई कर रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसे शांत करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है कॉर्टियस, मतलब होता है सभ्य। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। इंसोलेंट यानी कि असभ्य, कॉर्टियस यानी कि सभ्य, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर सी है। ऑप्शन डी आपका लेजी, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। देखिए इंडोलेंट और इंसोलेंट में कंफ्यूज नहीं करिएगा, सिर्फ डी और एस का अंतर है। ठीक है, इंडोलेंट में है INDOLENT और इंसोलेंट में है INSOLENT। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं करिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने जो है चार वर्ड्स लिखे गए हैं और इसमें कोई एक ही जो है करेक्टली स्पेल्ड है, उसी को आपको चुनना है। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए तो यहाँ पर जो चारों वर्ड्स लिखे गए हैं उनका लिखने का जो अर्थ है वो है बेनिफिशियरी। ठीक है, लेकिन जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, BENEFICIARY। ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब होता क्या है, बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई। ठीक है, और उस स्कीम के द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो है लाभान्वित हुए। ठीक है, तो जो लाभान्वित हुए उन्हें ही बोला जाता है बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी, जो उससे जो है उस स्कीम से लाभ प्राप्त किए, लाभार्थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 6।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। देखिए एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं और उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है मे, यानी कि हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उस ऑप्शन जो है पर्टिकुलर ऑप्शन में एरर है तो आप उसके साथ जो है अपना आंसर टिक करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Had I been in my brother's position, I would have refused the offer। देखिए ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए या तो आप इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, या अगर इफ से शुरू नहीं हो आपका सेंटेंस तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए उसके बाद फिर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस यहाँ पर जो है आपका V1 फॉर्म में है, और उसके बाद जो आपका यूज हुआ है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म में, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन, यानी कि काश सॉरी अगर मैं अपने ब्रदर के पोजीशन में अभी होता, हालात में होता, मैं जो है उसका ऑफर रिफ्यूज कर चुका होता, ठीक है। इस सेंटेंस का यही अर्थ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या फिर कंडीशनल सेंटेंस को बनाने में कोई भी कंफ्यूजन है आप सभी को, तो हमारा जो प्लेलिस्ट है एसएससी 45 डेज प्लेज, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको एकदम आसानी से बताया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंट their summer in Ooty, but this year they are spending it in दार्जिलिंग, ठीक है। उसके जो माता पिता हैं वो हमेशा जो हैं अपने मतलब गर्मियों को छुट्टी में जो है गर्मी को व्यतीत करते हैं ऊटी में, लेकिन इस साल जो है वो दार्जिलिंग में अपना समय जो है स्पेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में स्पेंडिंग यूज हुआ है, ठीक है। और जो ये बात हो रहा है ये आपका आदत के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि हर साल गर्मियों की छुट्टी में जैसे हमारा आदत मतलब मान लीजिए या फिर लगभग हमारे बचपन में जो है ऑलमोस्ट यही होती थी कि जब गर्मी की छुट्टी हुआ तो हम लोग जो है अपने नानी घर गए, मतलब कि नानी माँ के घर गए, ठीक है। तो ये जो है हमारा मतलब हैबिचुअल जो होता था वो आदत होता था, ठीक है। मतलब कि इसे जो है आप पास्ट में नहीं ले सकते थे कि मैं पहले जाता था नानी घर समर की छुट्टियों में, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो है हैबिचुअल आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखेंगे पूरे पार्ट को। तो यहाँ पर जो है आपका स्पेंट जो है इसके जगह आपको करना होगा स्पेंड, ठीक है। स्पेंड स्पेंट स्पेंट, यानी कि स्पेंट जो है आपका V2 फॉर्म होता है या फिर V3 फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप राइट आंसर जो है चूज करेंगे ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए में आपका एरर है, स्पेंट के जगह आप यूज करेंगे स्पेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ही लॉस्ट हर्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप अप विथ द डिफिकल्टीज इन लाइफ। देखिए कोप अप विथ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका मतलब होता है सामना करना, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है ऑप्शन सी, देखिए डिफिकल्टीज यानी कि परेशानियों का सामना करना, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज से, ठीक है, अगर आप किसी चीज की सामना करते हैं, किसी चीज का सामना करते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं कोप विथ का, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति का सामना करते हैं तब आप यूज करते हैं कोप अप विथ का, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, एक होता है कोप विथ और एक होता है कोप अप विथ, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए हो तब आप यूज करें कोप अप विथ, और अगर कोई चीज हो कोई समस्या हो तो आप यूज करें कोप विथ। तो देखिए यहाँ पे जो एरर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है किसी चीज के बारे में, मतलब परेशानियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे सिर्फ कोप विथ का, यहाँ पे आपको रिमूव करना होगा अप, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही लॉस्ट हर्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप विथ द डिफिकल्टीज इन लाइफ। उसने जो है ये खो दिया क्योंकि वह जो है अपने समस्याओं को, अपने जीवन में जो समस्याएं थी उसका वो सामना नहीं कर सका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और एक तौर पे आप ये भी दे सकते हैं ग्रामेटिकली रूप में कि देखिए यहाँ पर लॉस्ट है यानी कि V2 फॉर्म में है, यानी कि पास्ट में बात हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए जो है यहाँ पे कुड का यूज हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट अगर आपका पास्ट है तो आगे भी आपका अगर पास्ट में होगा, कब, जब वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए जो है आपका यहाँ पे
एक पार्ट पास्ट है तो दूसरा पार्ट भी आपको पास्ट में ही रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए लॉस्ट V2, तो यहाँ पे कैन की जगह कुड का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ग्रामेटिकली ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक पार्ट को छोड़ दिया गया है, उसे ही आपको जो है कंप्लीट करना है अपने ऑप्शंस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू हैवी रेन्स यानी कि भारी बारिश के कारण जो है द मैच वाज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर आपके पास जो है चार ऑप्शंस हैं, ऑफ, ऑफ, डाउन, आउट। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कॉल्ड ऑफ मतलब होता है स्थगित करना। भारी बारिश के कारण जो है मैच को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ यानी कि स्थगित कर देना। ऑप्शन डी देखिए कॉल आउट मतलब होता है किसी को पुकारना। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कॉल आउट यानी कि पुकारना, कॉल ऑफ यानी कि स्थगित कर देना, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू फिल इन द ब्लैंक विद द न्यू करिकुलम, ठीक है। देखिए परमिशन यानी कि इजाजत के साथ प्रीपोजिशन टू, उसके बाद जो है अब हमारे फिल इन द ब्लैंक है। चार ऑप्शंस हैं। अब चारों ऑप्शंस में से देखिए चारों जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, गो अहेड। गो अहेड मतलब होता है आगे बढ़ना। जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो है हमें इजाज़त दी, परमिशन मतलब इजाज़त आगे बढ़ने के लिए जो नया करिकुलम जो है बनाया गया है उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सुटेबल हो गया। अप्रोप्रिएट जो है फिल इन द ब्लैंक अपने ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम फिल किए। बाकी जो देखिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी आपका है गो अबाउट। गो अबाउट मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। और गो अराउंड है, गो अराउंड मतलब होता है उड़ाना, मतलब पैसे उड़ाना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सारे फ्रेजल वर्ब्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक भी जो है वर्ड आप मिस नहीं करिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द फिल इन द ब्लैंक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है मार्क्ड। मार्क्ड मतलब होता है चिन्हित, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब होता है घिनौना। ऑप्शन सी आपका है ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आपको जो है फिल करना है डिस्टिंक्शन को लेकर, ठीक है। ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मतलब होता है किसी गलत कारण से चर्चित होना। ऐसे जो ड्यूबियस मतलब अगर आप सिर्फ देखेंगे तो इसका मतलब होता है, ड्यूबियस मतलब क्या होता है, संदिग्ध, ठीक है। लेकिन ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मतलब होता है किसी गलत कारण से चर्चित होना। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। डिसमल मतलब क्या होता है, जो ऑप्शन डी हमारा है डिसमल। डिसमल मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है। याद कर लीजिएगा वर्ड, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिसगस्टिंग घिनौना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है सिनोनिम्स के रूप में। डिसमल यानी कि निराशाजनक, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप, यानी कि माउंट एवरेस्ट को जो है सबसे गलत कारणों से जो है चर्चित किया गया है, मतलब चर्चित हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज डंप है। यानी कि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा जो है वो फेंका जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में है डायरेक्शन, कह रहा है कि हमें बताना है आईपी यानी कि आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइटम एंड फ्रेजेस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, इसका मतलब होता है मूर्ख होना, ठीक है। एज डाफ्ट एज ब्रश मतलब ब्रश मतलब होता है मूर्ख होना। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है एक्सट्रीमली सिली। बाकी जो ऑप्शंस हैं, आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड, इसका मतलब होता है कि अलग तरीके से झुका होना। इंक्लाइन मतलब झुका होना, आर्टिफिशियल मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से या फिर सुंदर रूप से झुका होना। ऑप्शन सी आपका है कंप्लीटली क्लीन यानी कि पूर्ण रूप से साफ होना। ऑप्शन डी आपका है अटरली सेल्फिश यानी कि बिल्कुल ही सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, ठीक है। अटरली मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। ये भी एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे को यहाँ पर बताया जाता है। तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक भी वर्ड मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मतलब होता है संक्षेप में। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रीफ एंड
कंसाइसली, ठीक है। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसका मतलब होता है इन अ नटसेल। हम लोग प्रीवियस लेसन में इसका कर चुके हैं। आई होप अगर आप प्रीवियस लेसन को अच्छे से देखे होंगे, आपको याद होगा, तो वहाँ पे आप राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। इन अ नटसेल मतलब होता है संक्षिप्त में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, मतलब कि हर प्रयास कर देना, मतलब कि जितना भी आपसे पॉसिबल है आप उसके लिए हर एक प्रयास करने को तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 15 में हमारा OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रू। देखिएगा ऐसा बात जो है सिर्फ परिकल्पना पर आधारित है, मतलब कि सच्चाई से परे है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? परिकल्पना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, हाइपर टेक्स्ट ये एक वर्ड है, इसका कोई हिंदी नहीं होगा। हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड। ऑप्शन सी है हाइपरबोल यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हाइपरबोल आपके प्रीवियस लेसन में आ चुके हैं, आई होप आप सभी को याद होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन डिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे न फर्क पड़ता है सुख से न दुख से, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्टोसिज्म मतलब होता है वैरागी, जिसे न दुख से फर्क पड़ता है ना सुख से, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं, परजवियरेंस मतलब होता है किसी की दृढ़ता, ठीक है। टॉलरेंस मतलब कि सहनशीलता। रेडिकलिज्म मतलब होता है मूल सिद्धांत, ठीक है। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट एट एन एडल्ट। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो अब न तो बच्चा रहा है लेकिन अभी भी वो बड़ा भी इतना नहीं हुआ है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब होता है कि बच्चे से युवा होने की जो पीरियड होता है, ठीक है, जो समय होता है, उससे बोला जाता है एडोलेसेंट यानी कि युवा अवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन है, यंगस्टर यानी कि नौजवान, जुवेनाइल मतलब होता है किशोर, योकिल मतलब क्या होता है गवार, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो एडोलेसेंट है इसका मतलब होता है डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, यानी कि एक चाइल्ड है वो जो है धीरे धीरे डेवलप्ड होता है एडल्ट में, उसे ही कहा जाता है एडोलेसेंट, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। देखिए 16 टू 20 में क्या है कि आपको एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। अंडरलाइन सेक्शन में अगर आपको लगता है कि वो अंडरलाइन सेक्शन में एरर है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक जो है इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाइए नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आई बाउट 4 डजन ऑफ मैंगोज। तो देखिए हम लोग जो है ऐसे सेंटेंसेस को बना चुके हैं, सीख चुके हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, आई अबाउट 4 डजन मैंगोज, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव स्टिल टू मेड अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड हिज जॉब। देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई एम एट टू मीट हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हर जॉब, मतलब कि मैं अभी तक कोई भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो अपने जॉब से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। परफेक्टली यानी कि पूरी तरीके से सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हो। तो देखिए यहाँ पर जो एट का यूज हुआ है ये एक नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वुड यू फाइंड वन एब्सेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। देखिए यहाँ पे वुड यू फाइंड जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात हो रहा है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि अगर अगर आप पाते हैं कि कोई एक बच्चा या कोई एक व्यक्ति जो है अनुपस्थित है, तो प्लीज एक मैसेज छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात हो रहा है अगर के बारे में, तो अगर को रिलेट करने के लिए हम लोग जो है इफ की जगह शुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो शुड, देखिए शुड का यूज कब होता है? शुड का यूज होता है कि जब आप कहा जाए शुड इज यूज टू टेल समवन व्हाट दे आउट टू डू, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब कि आप प्लीज ऐसा कर दीजिएगा कि मैसेज एक छोड़ दीजिएगा, जो भी लोग जो हैं वो अब्सेंट है, यानी कि कुछ लोग कुछ जो है उन्हें करने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ अगर करने के लिए कहा जा रहा है तो शुड का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि शुड जो है वो यूज होता है किन्हीं को कुछ कहने
करने के लिए कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किम इज टू पेशेंट विथ टॉलरेटिंग एनी डिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू वर्ड यूज हुआ है, इसके आगे हम लोग टू का यूज करेंगे, 2+V1, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। किम इज टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना होगा टू और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आप लोग याद करिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर जो भी पैटर्न आपको हर एक लेसन में बताया गया है, उन पैटर्न्स को आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स पर जो है क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो हर एक लेसन को अच्छे से देखिए, कंप्लीट देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। द एमपीएससी गाइड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के क्विजेस होते रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के समय जो है, जब भी पीटी का एग्ज़ाम होता है तो आपको जो है इस लूसेंट का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किया जाता है, ताकि आप जो है और बेहतर कर पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट दिया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर दिया जाता है। तो बहुत सारे आपको वहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई पर्पसली डिड वाट विथ अ व्यू टू ऑफेंडर, तो देखिए विथ अ व्यू टू ऑफेंडर, यहाँ पर जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज जो है नोट करेंगे, याद करेंगे। देखिए अगर आपके सामने जो है ऐसे वर्ड है विथ अ व्यू टू, ठीक है, विथ अ व्यू टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, और अकस्टम टू, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपके सामने आए, डेडिकेटेड टू, ठीक है, तो इसके बाद जो है आप हमेशा जो है यूज करें किस फॉर्म के ऑप्शंस को, तो इस जो है आप याद करें, सॉरी, आप जो यूज करें वो यूज करें हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, ठीक है। आई पर्पसली डिड दैट विथ अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं देखिए विथ अ व्यू टू, उसके बाद जो आपको यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। जैसे कि एक सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ही इज एडिक्टेड टू अ स्मोकिंग, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाए हैं। ही इज एडिक्टेड टू के बाद जो है हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो वही है यहाँ पर हमारा रूल कि एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, डेडिकेटेड टू, विथ अ व्यू टू, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अपने वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैसेज को पढ़ना होगा, उसके बाद जो है उस पैसेज को पढ़कर ही हम अपने ऑप्शन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं अच्छे से। The antigen antibody immunological reaction is used to be regarded as typical of immunological responses। देखिए एंटीजन मतलब क्या होता है, प्रतिजन, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब कि प्रतिरक्षा विज्ञानी, यूज टू बी रिगार्डेड एज टिपिकल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ये जो है बायोलॉजी के लैंग्वेजेस हैं, तो थोड़ा हमें समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है प्रतिजन, एंटीबॉडी, एंटीजन के बारे में। यहाँ पर जो है बात हो रहा है प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, ठीक है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी मतलब होता है प्रतिरक्षी। वो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन सिंथेसाइज बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड प्लाज्मा। सिंथेसाइज्ड मतलब क्या होता है, संश्लेषित होते हैं कुछ विशेष सेल से, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो ये आपके लिए एक जीएस में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन्स जो प्लाज्मा से बने होते हैं, स्पेशलाइज सेल से, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। विच आर फॉर्म्ड बाई लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट से बने होते हैं। लिम्फोसाइट्स किसे कहा जाता है, सेल्स फ्रॉम द लिम्फ सिस्टम, ठीक है। वेन एन एंटीजन, जब एक एंटीजन, एंटीजन मतलब प्रतिजन, जब एक प्रतिजन जो है सब्सटेंस फॉरेन टू एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, दूसरे बॉडी में जब वो जाता है, कम इन कांटेक्ट विद लिम्फोसाइट्स, तो वो जो है लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आता है। टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी आर लाइसिस। देखिए दो महत्वपूर्ण मैनिफेस्टेशंस यानी कि प्रदर्शन जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के, वो क्या है, वो है लाइसिस, ठीक है। लाइसिस क्या होता है, द रैपिड फिजिकल रप्चर ऑफ एंटीजेनिक सेल्स
एंड द लिबरेशन ऑफ देयर कंटेंट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम। लाइसिस क्या होते हैं, वो होते हैं रैपिड यानी कि तीव्र फिजिकल रप्चर ऑफ एंटीजन सेल्स, और वो जो है लिबरेशन ऑफ देयर कंटेंट यानी कि वो आज़ाद होते हैं। कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब होता है घिरा हुआ, सॉरी कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब होता है एक वस्तु, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम से यानी कि वो बहुत सारे वस्तुओं से जो है घिरा हुआ होता है। एंड फैगोसाइटोसिस अ प्रोसेस इन विच एंटीजेनिक पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड बाय, जिसमें जो है एंटीजेनिक पार्टिकल्स घिरे होते हैं। इनगल्फ मतलब क्या होता है, इनसर्कल यानी कि घिरा होना, बाय एंड वेरी ऑफन डाइजेस्टेड बाय माइक्रोफेजेस, और उसे जो है पचाया किसके द्वारा जाता है, माइक्रोफेजेस के द्वारा और पोलीमॉर्फ्स के द्वारा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लाइसिस इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए जो लाइसिस का प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूट मतलब काम करना, ठीक है, बाय अ कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जटिल और अस्थिर रक्त कंस्टिट्यूट के द्वारा, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, विच विल नॉट वर्क अनलेस, जो काम नहीं करेगा तब तक, इट इज एक्टिवेटेड बाय अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जब तक कि उसे कोई एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी के द्वारा जो एक्टिवेट न किया जाए। द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस इज ग्रेटली फैसिलिटेड, ठीक है, फैसिलिटेट मतलब होता क्या होता है, आसान करना, मदद करना, ठीक है, जब तक उसे जो है मदद ना किया जाए, व्हेन द पार्टिकल्स टू बी इनगल्फ्ड आर कोटेड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट देम, जब तक कि उन्हें कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के द्वारा जो है घेरा ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक पैसेज जो है बायोलॉजी से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसे जो है समझाने में हमें खुद प्रॉब्लम हुआ है, तो लेकिन हम हर एक वर्ड का आपको अर्थ समझा दिए हैं। आई होप आप सभी को जो है समझ में थोड़ा थोड़ा जरूर आया होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसके बेस पर 5 क्वेश्चंस को सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी इज लाइसिस विद द ऑर्डर इज, देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। पैसेज को आप लोग थोड़ा सा पॉज करके पढ़िएगा, उसके बाद जो है इसका राइट आंसर चूज करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर एंटीबॉडीज, क्या है, तो एंटीबॉडीज हम लोग देखे थे सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट विद लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा बनते हैं, ठीक है। ये सब तो इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो पैसेज है उसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हम लोग नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे। एसे जो है किसके बारे में कहा गया है, तो इसके बारे में कहा गया है कॉम्प्लीमेंट इज अ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि 4 ऑप्शन हैं, कौन सा जो है राइट आंसर है, ठीक है, तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच एंटीजन पार्टिकल्स आर, जो फोटोसाइटोसिस है वो प्रोसेस है, उसमें क्या बनता है, ठीक है, तो वो जो है इनगल्फ्ड होते हैं, ठीक है, एंड वेरी ऑफन डाइजेस्टेड बाय माइक्रोफोन्स एंड पोलीमॉर्फ्स, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये है सेट नंबर 25 का डिटेल में और बेसिक के साथ पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पैसेज के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि बायोलॉजी का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मेरे लिए जो है समझ से बाहर है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि हर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में आए वो सभी आपको बता सकें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।